ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा था, ब्रिटिश जो है इंडिया को ट्रांसफर ऑफ पावर कर रहे थे, तो इस वक्त ये क्लियर नहीं करे कि हैदराबाद के साथ जितने ट्रीटीज करे, जितने माहदे ब्रिटिश वाले करे, उसकी क्या हैसियत रहती, उसका क्या स्टेटस रहता, उसका फ्यूचर क्या रहता, इसका कुछ नहीं करे। लेकिन इतना ये बोले, ब्रिटिश वाले जाने से पहले ये प्रॉमिस करे थे कि निजाम को ये चॉइस रहेगा कि वो या तो इंडिया के साथ मर्ज हो सकते या पाकिस्तान के साथ मर्ज हो सकते, या उनको ये इख्तियार रहता कि या चाहे तो इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री बन के रह सकते। तो निजाम क्या चॉइस चॉइस करे थे? इंडिपेंडेंट रहने को पसंद करे थे। ठीक है, तो अब ब्रिटिश वालों के साथ इनो क्या करे और ब्रिटिश वाले इनके साथ क्या करे, वो है। अब क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो ये है कि हैदराबाद में आजादी का जो जो एक मिनट पहले मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो हैदराबाद में आजादी का की तहरीक कैसे शुरू हुई? तो पहले ही ये था कि लोग, जो मैं कुछ तबकात बताया था लास्ट वीक, हम लोग पढ़े थे कि कुछ समाज के तबकात नाराज थे निजाम के पॉलिसी से। जरा आप लोग दो तीन बोलिए कौन से तबकात थे जो निजाम के पॉलिसी से नाराज थे, वो स्ट्रगल करे, तहरीक चलाए, आर्म स्ट्रगल भी करे, जरा बोलिए आप लोग। कबाइल। ठीक है, तो ये कुछ तबकात थे, जैसा कि फार्मर्स, पेजेंट्स थे, फार्मर्स थे, खवातीन थे, और जो है ट्राइबल्स थे, आदिवासी थे, ये सारे लोग नाराज थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पे नेशनल मूवमेंट कैसा हुआ था? तो क्या हुआ कि पहले हैदर तेलंगाना में पीजेंट स्ट्रगल बहुत पुराना था, वो चल रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन और सोशल कंडीशंस जो भी हैदराबाद में थे, वो ब्रिटिश से भी, ब्रिटिश में, ब्रिटिश इंडिया के, ब्रिटिश के अंडर जो प्रोविंसेस थे, जो सूबे थे, वहां के हालात से ज्यादा खराब यहाँ पे थे। इन इन समाज के जो तबकात है, इनका हाल उन उन ब्रिटिश के इलाकों से भी ज्यादा बुरा हाल था। जो पेजेंट्स थे उन पे जुल्म और ज्यादती होती थी, लैंड रेवेन्यू बहुत मसाइल बता रहा हूं आपको। पेजेंट्स क्या है, अप्रेशन होता था, इन पे जुल्म ज्यादती होती थी, काश्तकारों पे लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा होता था, एजुकेशन कम था, और कोई हेल्थ और सोशल सर्विसेज नहीं थे। इसके अलावा क्या थी, हैदराबाद स्टेट में स्लैवरी, गुलामी थी, सर्फडम था, और फोर्स्ड लेबर था। ये सर्फडम का मतलब क्या है? तो फ्यूडल लेबर्स वगैरह जो रहते, फ्यूडल लेबर्स यहाँ पे ये मतलब है कि टीनेंट फार्मर्स वगैरह पे, एक किराए के जो फार्मर्स रहते उन पे जो ज्यादती होती थी, उनसे ज्यादा फसल उनकी हासिल कर लेना, ये सारी चीजें। और यहाँ पे स्लैवरी भी होती थी। क्या वैटी होती? सिस्टम भी स्लैवरी था। मतलब गुलाम बना लेने का सिस्टम। गुलामी, वैटी सिस्टम। और फोर्स वैटी लेबर भी सिस्टम। था यहाँ पे, ये सारी चीजें थी। तो ये सब चीजों की वजह से समाज के तबकात पहले अपने हुकूक के लिए आवाज उठाए। अब सुन लीजिए, मैं बहुत सिंपल अंदाज में बोल रहा हूँ। अपनी आवाज उठाए उठाए, इनको जो है कोई गाइड करने वाला नहीं मिला था। लेकिन उसके बाद कुछ बड़ी तंजीमें थी, जैसा अभी आपको बताता हूँ यहाँ पे कि नेशनलिज्म कैसा फैला हैदराबाद में। ये सारे मसाइल के बाद नेशनलिज्म का ख्याल इंडिया, जो हैदराबाद स्टेट के जो लोग थे, मेजोरिटी ऑफ द लोग ये समझे कि भाई अब जो है ये नहीं चलने वाला है, ये सिस्टम नहीं चल सकता। तो ये पहले तो नेशनल मूवमेंट इंडिया के लेवल पे ज्यादा था, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया में ज्यादा था। लेकिन अ, अगर बोलेंगे नेशनल मूवमेंट सबसे ज्यादा तेज कहाँ पे था, तो ब्रिटिश इंडिया में था, हैदराबाद में कम था। उसका जो फेस था, उसकी जो शिद्दत थी, वो कम थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि निजाम क्या करते थे, उसको दबाने की कोशिश करते थे, नेशनल मूवमेंट ना रहे, क्योंकि नेशनल मूवमेंट खतरा था उनकी हुकूमत के लिए। दूसरे जो भी मूवमेंट्स थे वो ठीक है भाई, आपके मसलों को हम कहीं ना कहीं हल करते बोल के रहता। लेकिन नेशनल मूवमेंट क्या है, नेशनल मूवमेंट आते ही खत्म, निजाम की हुकूमत के लिए क्या है, वो बहुत बड़ा खतरा रहता। ठीक है, ओके। तो नेशनल मूवमेंट को उन्हें जो है खतरा महसूस करते थे, तो इन्हें क्या करे, अपने अलग अलग स्ट्रैटेजीज को अपनाए कि किसी भी तरह मैं इख्तिदार में रहूं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब सबसे ज्यादा इंटेंसिव फेज चला था, निजाम तो उसको दबाने की, रोकने की कोशिश करते थे, अलग अलग उनके तरीके थे।
लेकिन सबसे ज्यादा इसमें शिद्दत उस वक्त आई थी जब इंडिया में आजादी 1947 में आई मिली थी ब्रिटिश के बाद। तो ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है ये पहले बहुत स्लो था, लेकिन ये पूरा जो है एकदम जो है बुलंदियों पे पहुंच जाता। ठीक है, तो ये क्या हो गया उसके बाद, बहुत मैसिव लेवल पे हो गया। तो ये कांग्रेस के एक लीडर जिसका नाम था स्वामी रामानंद तीर्था, उन्होंने क्या करते थे, यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड बताते थे, हैदराबाद की फ्रीडम स्ट्रगल की इंपॉर्टेंस पे बात करते थे। और जो हार्ट रेंडरिंग स्टोरीज ऑफ सैक्रिफाइस, अब कुर्बानी के जज्बे के लिए दिल को दहला देने वाले वाकयात सुनाते थे। और जो है जैनब फातिमा म्यूट करिए। ठीक है, तो आ, आजादी के लिए जो है दिल को दहला देने के वाकयात सुनाते थे। जो इंटरलिंक है उससे रिलेटेड जो भी मुतल्लका वाकयात सुनाना, और पॉलिटिकल इश्यूज सुनाते थे, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बताते थे। तो ये सारी चीजें बताते हुए लोगों के अंदर जो है डेमोक्रेटिक फ्रीडम ऑफ द पीपल एंड स्ट्रेंथनिंग इन अ लार्जर सेंस ऑफ इंटेग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे दो बातें बता रहे, लोगों में फ्रीडम का जज्बा पैदा होना, और इंडिया के इत्तेहाद के लिए हैदराबाद यूनियन का इंडिया में जम होना। ठीक है, अब आपको बताता हूं, आप समझिए। ठीक है, एक एक मुल्क है जो चारों तरफ से इंडिया उसके उसको घेरा हुआ है। ठीक है, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, और जियोग्राफिकली बिल्कुल इंडिया के समझिए बाजू में है। बताइए कौन सा मुल्क है वो? बांग्लादेश। इतना स्लो अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब कैसा होगा बताइए? बांग्लादेश है। ठीक है, तो बांग्लादेश है। आप देखिए इंडिया के कम से कम 3 से 4 स्टेट्स ऐसे हैं, त्रिपुरा आता उसका बॉर्डर, असम आता, वेस्ट बंगाल आता, आई थिंक और भी आता शायद बहरहाल 3 4 स्टेट्स आते, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आते, ये पूरे बॉर्डर्स हैं उसके। ठीक है, तो लेकिन बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाला खुद इंडिया है। ठीक है, ठीक है, आप मालूम है ना ये बात, बांग्लादेश को आजादी देने वाला इंडिया है। और कभी बांग्लादेश के साथ जी इंडिया का, सर। हालांकि बॉर्डर डिस्प्यूट आज भी बांग्लादेश का इंडिया के साथ है, लेकिन कभी बांग्लादेश का इंडिया के साथ कोई कोई जो है ना, कोई तनाजा नहीं है, बड़ा तनाजा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत सपोर्टिव और कोऑपरेटिव है। इंडिया भी बहुत कुछ देता, अभी गैस दे रहा, बिजली जो है इंडिया में बन के जो है बांग्लादेश जाने वाली है, तो सब कुछ जो है हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बांग्लादेश की खास बात क्या, उसको समंदर है। ठीक है ना? सर लेकिन जी सर। एक सर बे ऑफ बंगाल। लेकिन हैदराबाद एक लैंडलॉक स्टेट है। आप समझिए हैदराबाद स्टेट आजाद नहीं हुआ तो इंडिया के इंटेग्रिटी को कितना नुकसान पहुंचता, कि आप चारों तरफ से, आप समझिए आर्मी आना है हैदराबाद को, तो आर्मी आएंगी किधर से? आएंगी तो कोई मुंबई महाराष्ट्र से आएंगी, या इधर से जो है आपको कर्नाटक से आएंगी, या फिर इधर से आंध्रा से आएंगी, या छत्तीसगढ़ से आएंगी। तो अब कुछ भी करना है हैदराबाद को, कोई हैदराबाद का कोई आदमी आना है तो कैसा आएगा? अब तो तैयारा बन गया, कुछ भी आना है तो कितना प्रॉब्लम होता। अब तो इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक ओपिनियन था, जो न बोले कि ये इंडिया में एक कैंसर कैंसर में जैसा एक क्या बोलते हैं उसको, ट्यूमर रहता। ठीक है, कैंसर का जो ट्यूमर रहता, वो हैसियत जो है हैदराबाद का हो जाएगा आगे चल के, अगर हम इसको हासिल नहीं करें तो। ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का ओपिनियन था। तो यही चीज को बता रहे थे स्वामी रामानंद तीर्थ कि इंडिया के इंटेग्रिटी के लिए हैदराबाद यूनियन का इंडिया में जम होना कितना जरूरी है। और उन्होंने जो है सैक्रिफाइस करना, हम लोग स्ट्रगल करना, तहरीक चलाना, इसके इंपॉर्टेंस पर ना काम करते थे। ठीक है, तो अब 1945 तक क्या हुआ, पीजेंट अपराइजिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसके बाद कम्युनिस्ट वाले आ गए थे, और उसके बाद क्या हुआ कि कम्युनिस्ट वाले बोल रहे कि ये जागीरदारी को खत्म करो, जागीरदारी सिस्टम को खत्म करो, क्योंकि 43% ऑफ द लैंड क्या है, यही जागीरदारी के हाथ में था।
तो उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग, ये जितने पिजेंट्स थे ये लोग कम्युनिस्ट के अंडर काम करते थे। और 45 के बाद क्या हुआ कि कम्युनिस्ट वाले जो है जमींदार और देशमुख के को टारगेट करके काम करते थे। तो बहरहाल 46 के बाद क्या हुआ कि एक तरफ रजाकार थे, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट वाले थे। एक तरफ रजाकार, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट। रजाकारों का भी जुल्म था और कम्युनिस्ट वाले भी उनके जुल्म का जवाब देने के लिए काम कर रहे थे। और ये दोनों तरफ से क्या हुआ, ब्रूटल मेथड्स को अपनाया जाता था। ब्रूटल मेथड्स मतलब बहुत ही संगीन तरीके से, इन्हों भी हथियार उठाते थे, उन्हों भी हथियार उठाते थे। दोनों तरीके से ये लोग हथियार का जवाब हथियार से बोल के जवाब देते थे। ठीक है।